मेरा बचपन पंजाब के एक ऐसे गांव के पास गुजरा जहां आप घंटों साइकिल चलाते रहो तो भी कोई इंसान नजर नहीं आता था। बाकियों की तरह मुझे भी गर्मियां बहुत पसंद थी, आज भी है, लेकिन अब शहर में रहते रहते उन गर्मियों का मजा थोड़ा फीका पड़ गया है। मेरे लिए गर्मियों को खास बनाने वाली ज्यादातर यादें उसी सूनेपन से जुड़ी हैं। उस खामोशी, उस गर्माहट और उस खालीपन में कुछ तो बात थी जो मुझे शहर के शोर में कभी नहीं मिली। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का एक कोना सिर्फ मेरा है। मैं घंटों के लिए गायब हो सकता था और किसी को खबर तक नहीं होती। और गर्मियों की रातें तो सबसे अच्छी होती थीं। अंधेरा उस आज़ादी और अकेलेपन के एहसास को और गहरा कर देता था जिसकी मुझे उस उम्र में बहुत चाहत थी। मैं तब 16 साल का था। मेरा एक दोस्त था, तरुण। वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा बिंदास और बेबाक था। हमेशा कुछ ना कुछ तूफानी करने की सोचता रहता था। जुलाई की एक ऐसी ही रात को हमने तारे देखने का प्लान बनाया। बस हम दो दोस्त, हमारी दो साइकिलें और रम की एक बोतल जो तरुण कहीं से जुगाड़ लाया था। ये पहली बार नहीं था, हम अक्सर ऐसा करते थे, तब तक जब तक कि वो नहीं हुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो शायद ये आखिरी बार ही था जब हम साथ में तारे देखने गए थे। हमारा कोई पक्का ठिकाना नहीं था, बस एक दिशा थी। हम किसी नई जगह जाना चाहते थे क्योंकि पुरानी जगहें अब उबाऊ लगने लगी थीं। तरुण ने बताया कि उसे गांव के उस पार एक बढ़िया जगह पता है, एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के पीछे मीलों तक फैले खेत, जहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। रात के कोई 10 बजे होंगे जब हम निकले। हम शायद 20-30 मिनट तक साइकिल चलाते रहे। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम किसी भी तरह की आबादी से बहुत दूर नहीं आ गए। एक जगह आके तरुण ने अचानक अपनी साइकिल रोकी और कहा, बस आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ का क्या मतलब था, क्योंकि आसपास कोई खास निशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जगह एकदम सही लग रही थी। दूर दूर तक फैला खुला मैदान, न कोई घर, न कोई बाड़, बस हरी घास की चादर और ऊपर तारों से भरा अंतहीन आसमान। हमने एक चादर बिछाई और रम की बोतल खोली। वो सस्ती रम थी, स्वाद में कुछ खास नहीं, पर अपना काम कर रही थी। हम वहीं लेटे रहे, एक दूसरे को बोतल पास करते हुए और उन कुछ तारामंडलों के नाम लेते हुए जो हमें याद थे। ऐसी रातों पर हमारा एक ही मकसद होता था, एक टूटता तारा देखना। एक पल को तरुण ने मुझसे पूछा, तुझे लगता है हम सच में देख पाएंगे? मैंने कहा, शायद नहीं, पर देखते रहे। टूटता तारा दिखे या न दिखे, हमारी रात अच्छी गुजर रही थी। रम अपना असर दिखा रही थी और मैं हल्के नशे में डूबने लगा था। ये वो रातें होती हैं जब लगता है वक्त थम गया है। एक छोटा सा पल आया जो मुझे आज भी याद है। हम लेटे हुए थे और तरुण ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा। एक पल को मुझे लगा कि शायद वो दोस्ती से कुछ ज़्यादा चाहता है। मुझे हमेशा उस पर यह शक रहा था, पर उस रात की एहसास कुछ ज़्यादा ही गहरा था। मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं होती थी, और हो सकता है मैं बस नशे में था और ज़्यादा सोच रहा था। खैर, वो पल गुजर गया। हम किसी बेवकूफ़ी भरी बात पर हंसे और तभी हमारी नज़र ऊपर गई। एक टूटता तारा आसमान को चीरता हुआ निकल गया। जिसने भी टूटता तारा देखा है वो जानता है कि उसे देखकर एक अजीब सी खुशी होती है। आप हंसने या चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाते। हम दोनों खिलखिला उठे और तरुण ने मुझसे कहा, चल मन्नत मांग। मुझे याद नहीं मैंने क्या मांगा था, शायद कुछ बचकाना ही होगा। हम कुछ देर और बातें करते रहे। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, सोने के लिए नहीं, बस उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए, उस खामोशी में और डूब जाने के लिए। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी आंखें 5 सेकंड से ज़्यादा बंद नहीं थीं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, तरुण वहाँ नहीं था। मतलब वो सच में गायब था। ऐसा नहीं कि वो कहीं आसपास गया हो। वो और उसकी साइकिल दोनों ही नज़र से ओझल हो गए थे, जबकि मेरी साइकिल अभी भी चादर के पास खड़ी थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, पर वो कहीं नहीं था। उसी पल मेरे अंदर एक दहशत की लहर दौड़ गई। जो खुला मैदान कुछ देर पहले इतना शांत और अपना लग रहा था, अब वो दम घोंटने वाला लगने लगा था। रात का सुकून दहशत में तब्दील हो चुका था। तारे तारे धुंधले लग रहे थे। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। आसमान वहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी चमक कम कर दी हो या उस पर कोई पर्दा डाल दिया हो। और हवा भी ठंडी हो गई थी। ऐसी ठंडक नहीं जो रात में स्वाभाविक रूप से होती है, बल्कि ऐसी जैसे मैं उसी जगह के किसी दूसरे भयानक संस्करण में आ गया हूँ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और वक्त देखा। रात के ठीक 3 बजे थे।
वो समय मेरी यादों में जलकर छप गया है और शायद हमेशा रहेगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर पहले तो 12 भी नहीं बजे थे। मैं बार बार फ़ोन पर समय देखता रहा, ये सोचते हुए कि कहीं मैं सो तो नहीं गया था। मैं जानता था कि मैं नहीं सोया था, पर क्या तरुण मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जा सकता था? भले ही मैं सो गया होता, वो ऐसा कभी नहीं करता। मैं खड़ा हुआ, चारों तरफ घूमा और कई बार उसका नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ही तार्किक वजह समझ में आ रही थी कि वो किसी बात पर मुझसे नाराज़ होकर चला गया था। पर हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, माहौल तो बहुत अच्छा था। मैंने उसे कई बार फ़ोन भी किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं रोने लगा। मैं और करता भी क्या। मैंने अपनी साइकिल उठाई और घबराहट में घर की तरफ पेडल मारने शुरू कर दिए। वो रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी साइकिल राइड थी। मैं हाफता हुआ बिना रुके सीधा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या था। मैं आते ही सो गया। अगली सुबह मैंने सबसे पहले तरुण को मैसेज किया, एक माफ़ी या कम से कम एक सफाई की उम्मीद में। पर जवाब में उसने मुझसे ही सफाई मांग ली। उसने हूबहू यही लिखा था, तू रात को कहाँ गायब हो गया था बे? मैंने उसे वो सब बताया जो मुझे याद था, कि कैसे मैं 3 बजे अकेले उठा और मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ गया है। पर फिर उसने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा कि वो था जो 3 बजे अकेले उठा था और गायब होने वाला मैं था। उसके मुताबिक वो 1 घंटे से ज़्यादा मेरा इंतज़ार करता रहा, फिर गुस्से हैरानी में घर चला गया, ये सोचकर कि मैं नाराज़ होकर उसे वहीं छोड़ आया हूँ। उसकी कहानी में गायब होने वाला मैं था और मुझे पूरा यकीन था कि इसका ठीक उल्टा हुआ था। हम कुछ देर तक अपनी अपनी कहानी पर अटके रहे, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। हम दोनों में से किसी को भी याद नहीं था कि उस पल के बाद क्या हुआ था। हम दोनों को याद था कि हमने एक दूसरे को फ़ोन किया था, पर हम दोनों में से किसी के भी फ़ोन लॉग में कोई मिस्ड कॉल नहीं थी। धीरे धीरे हमने उस बारे में बात करना बंद कर दिया, पर मुझे लगता है कि हम दोनों ही उस बात से कहीं ज़्यादा डरे हुए थे जितना हम दिखाना चाहते थे। महीनों तक मैं रात में बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की से तारों को देखता और वो रात याद करता। उस रात के बाद हमने कभी साथ में तारे नहीं देखे। एक तरह से ज़िंदगी वापस पटरी पर आ गई थी, पर आज भी मेरे पास उस रात हुई किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, न ही भूत प्रेत में मानता हूँ, पर मैं जिसे भी ये कहानी सुनाता हूँ वो इसे किसी अनहोनी या पारलौकिक घटना से जोड़ता है। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि शायद तरुण ने मुझसे झूठ बोला था, पर क्यों? आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं समझ पाऊंगा। तरुण से मिले हुए सालों हो गए हैं, पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो भी कभी ना कभी ज़रूर सोचता होगा कि उस गर्मी की रात उस खेत में हम दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। मेरा नाम रोहन है। ये बात कई साल पुरानी है, इतनी पुरानी कि मैं लगभग भूल ही चुका था, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि सब याद आ गया। उस गर्मियों में मैं 19 साल का था और अपने शहर मेरठ के बाहरी इलाके में एक पिज़्ज़ा की दुकान पर रात की नौकरी करता था। दुकान का नाम तो बड़ा शानदार था, शर्मा जी पिज़्ज़ा कॉर्नर, पर सच कहूँ तो उनके पिज़्ज़ा से ज़्यादा बेस्वाद चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि कोई भला वहाँ से पिज़्ज़ा मंगवाता ही क्यों था। खैर, घर वाले बेरोज़गारी के ताने मारते थे और जेब में पैसे थे नहीं, तो शिकायत करने का कोई हक भी नहीं था। नौकरी सीधी सादी थी, ज़्यादातर समय मुखिया मारो और कभी कभार कोई ऑर्डर आ जाए तो दुकान की खटारा सी स्प्लेंडर बाइक उठाकर डिलीवरी पर निकल जाओ। उस दुकान की एक ही अच्छी बात थी, वो शहर से इतनी दूर थी और पिज़्ज़ा इतना बेकार था कि ज़्यादातर रातें एकदम शांत गुजरती थी। एक रात मैं दुकान में बैठा बोर हो रहा था और मालिक मुकेश भाई अपने फ़ोन पर क्रिकेट की हाइलाइट्स देख रहे थे। तभी हमारे पुराने से टैबलेट पर ऑनलाइन ऑर्डर की घंटी बजी। ऑर्डर था एक लार्ज पनीर टिक्का पिज़्ज़ा जिस पर जैतून डलवाने की खास फरमाइश थी। मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारे यहाँ जैतून कोई नहीं मंगवाता था। पता शहर के उस हिस्से का था जो अभी बसना शुरू ही हुआ था, एक नई नवेली कॉलोनी जहाँ गिनती के ही घर बने थे। वो इलाका हमारे डिलीवरी जोन से भी बाहर था। मैंने मुकेश भाई से कहा कि ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, पर वो बोले, अरे जाने दे रोहन, घंटे भर से एक भी ऑर्डर नहीं आया, इसी बहाने तेरा भी टाइम कट जाएगा। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। पिज़्ज़ा तैयार हुआ और जैसे ही मैं डब्बा उठाकर बाइक की तरफ बढ़ा, मेरी नज़र डब्बे पर चिपकी एक पर्ची पर पड़ी। उस पर हाथ से कुछ खास हिदायतें लिखी थी।
घर के पीछे वाली कच्ची सड़क पर गाड़ी रोकना, पिछवाड़े के रास्ते से आना और पीछे का दरवाज़ा ही खटखटाना। पढ़कर थोड़ा अजीब तो लगा, पर मेरे 19 साल के दिमाग ने हजार वजहें सोच ली। शायद घर में कोई बुजुर्ग सो रहा होगा या किसी को घर वालों से छुपकर पिज्ज़ा मंगवाना होगा। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और बाइक स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, मेरा मन खटकने लगा। वो उमस भरी अजीब सी रात थी। हवा ऐसी रुकी हुई थी जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। बारिश के बाद की वो मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध, जो मुझे सख्त नापसंद है, चारों तरफ फैली हुई थी। लगभग 25 मिनट की ड्राइव के बाद मैं उस नई कॉलोनी में पहुंचा। सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। गूगल मैप्स ने मुझे सीधे उस घर के पीछे वाली कच्ची सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। चारों तरफ अंधेरा और झाड़ियां थीं। फिर भी मैंने हिदायतों के मुताबिक काम किया। पिज्ज़ा का डब्बा एक हाथ में और दूसरे हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। पीछे एक पुराना सा सफ़ेद दरवाज़ा था, जिसके ऊपर वाले छोटे से शीशे पर एक सस्ता सा पर्दा टंगा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा खटखटाया, इस बार थोड़ा ज़ोर से। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं लौटने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र दरवाजे के उस छोटे से शीशे पर टंगे पर्दे पर पड़ी। पर्दा हल्का सा हिला, बस एक मामूली सी हरकत, जैसे किसी ने उंगली से बस उसे छुआ हो। अगर मैं घूर कर न देख रहा होता तो शायद ध्यान भी न देता। मैं समझ गया कि दरवाजे के ठीक पीछे कोई खड़ा है। मैं इंतजार करने लगा कि वो दरवाज़ा खोलेगा, पर तभी मेरे पीछे कच्ची सड़क पर 2 गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। वो कोई आम गाड़ियाँ नहीं थीं, शायद एक पुरानी बोलेरो और एक और गाड़ी थी। मुझे लगा कि मैं किसी के घर में घुसने की वजह से मुसीबत में फंसने वाला हूँ। एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी उतरा। दूसरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है। उसने हाथ से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं ये सोचकर उसकी तरफ चल दिया कि शायद यही वो आदमी है जिसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। पर जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि वो आदमी सिविल ड्रेस में था और उसने मुझे अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाया। वो एक पुलिस वाला था। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, अपनी बाइक पर वापस जाओ और वहीं रुको। मैं चुपचाप पीछे हटा और बाइक पर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि वहां सिर्फ 2 नहीं बल्कि 8-10 पुलिस वाले थे, सबके सब सादे कपड़ों में। वो बिना कोई आवाज किए टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर रखते हुए उस घर को चुपचाप घेर रहे थे। उनकी तैयारी देखकर मेरा दिल दहल गया। एक पुलिस वाले ने उसी दरवाजे की कुंडी को धीरे से घुमाकर देखा जिस पर मैंने अभी दस्तक दी थी। जब वो नहीं खुला तो उसने बाकियों को इशारा किया और पीछे हट गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसी फिल्म देख रहा हूं जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद पहला पुलिस वाला मेरी बाइक के पास आया और झुककर बोला, पिज्ज़ा का ऑर्डर दिखाओ। मैंने अपने फ़ोन पर ऑर्डर की डिटेल खोली। उस पर जेरी नाम लिखा था और एक फ़ोन नंबर था। पुलिस वाले ने नंबर नोट किया और एक गहरी सांस ली। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि इस घर पर उनकी नज़र थी और वो एक बड़े केस की जांच कर रहे थे। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम गलत वक्त पर आ गए लड़के, हम अपनी पोजीशन बदल ही रहे थे कि तुम पहुंच गए। मैंने झुल्ला कर कहा, सर अब मैं ये पिज्ज़ा लेकर वापस गया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो बस कंधे उचका कर बोला, वो तुम्हारी सरदर्दी है, अभी फौरन यहां से निकलो। गुस्से में मैं बाइक मोड़कर वापस चल पड़ा। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में वही सब घूमता रहा। दुकान पहुंचकर जब मैंने बाइक खड़ी की तब मुझे असली खतरे का एहसास हुआ। अगर वो पुलिस वाले सही वक्त पर नहीं आते तो क्या होता? दरवाजे के पीछे खड़ा वो शख्स कौन था? उसने पर्दा क्यों हिलाया? वो खामोशी, वो अजीब हिदायतें, सब कुछ अब एक भयानक तस्वीर बना रहा था। मुझे उस रात का कोई जवाब कभी नहीं मिला। शायद मैं ये सब भूल भी जाता, पर कुछ दिन बाद मैंने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। नवजीवन कॉलोनी में पुलिस की बड़ी छापेमारी, कुख्यात अपराधी जग्गा अपने अड्डे से गिरफ्तार। खबर में लिखा था कि जग्गा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसे ही सुनसान ठिकानों का इस्तेमाल करता था। उस दिन मुझे समझ आया कि शर्मा जी का वो बेस्वाद पिज्ज़ा उस रात मेरी जान बचा सकता था या ले भी सकता था। मैं आज तक नहीं जानता कि अगर उस रात वह दरवाज़ा खुल जाता तो मेरा क्या होता। मेरा नाम आनंद है। मैं 40 साल का हूँ। मुंबई में एक बैंक में काम करता हूँ। मेरी एक प्यारी सी पत्नी है प्रिया और 2 शैतान बेटे हैं, आरव और विवान। आरव 7 साल का है और विवान 5 का। जिंदगी ठीक ठाक चल रही है और इस उम्र में मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं।
कुछ साल पहले मेरे पिताजी कैंसर की एक लंबी लड़ाई के बाद हमें छोड़कर चले गए थे। जाते जाते वो मेरे नाम मसूरी में अपना पुराना बंगला कर गए थे। मैं वहाँ पहले कभी गया नहीं था क्योंकि पिताजी उसे साल भर किसी ना किसी को किराए पर दे देते थे। वो कोई बहुत बड़ा या आलीशान बंगला नहीं है, पर उसकी बात ही कुछ और है। पहाड़ों के बीच देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ, और सबसे खास है बंगले का बरामदा, जहाँ से पूरी घाटी का दिलकश नज़ारा दिखता है। पिताजी के जाने के बाद हम हर गर्मी में कुछ दिनों के लिए वहाँ ज़रूर जाते। वो जगह हमारे परिवार के लिए एक सुकून का कोना बन गई थी। मेरे बेटों को तो वो जगह जन्नत लगती थी। वो घंटों पहाड़ों में खेलते, तितलियां पकड़ते और उस छोटे से शांत शहर की गलियों में घूमते। ऐसा लगता था जैसे पिताजी ने हमारे लिए खुशियों की एक विरासत छोड़ी हो। ये कहानी पिछली गर्मियों की ही है। हम जुलाई के महीने में एक हफ्ते के लिए मसूरी गए थे। वो बुधवार की रात थी, मुझे अच्छी तरह याद है। दिन भर की मस्ती के बाद बच्चे थककर जल्दी सो गए थे। मैं और प्रिया बरामदे में बैठे हल्की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी हमारा बड़ा बेटा आरव बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मेरे कमरे में दीवार से खुरचने की आवाज आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने प्रिया की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। मैंने आरव से कहा, चलो मैं देखता हूँ। मैंने प्रिया को वहीं रुकने को कहा। मुझे लगा कि पुराने घर में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, शायद लकड़ी की वजह से या कोई चूहा होगा। मैं आरव के साथ नीचे उसके कमरे में गया। उसने चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी चारपाई के पास वाली दीवार की तरफ उंगली उठाई। हम दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। पहले तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, पर मैं आरव को यह महसूस नहीं कराना चाहता था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। कुछ सेकंड और बीतने के बाद आखिर मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, धीमी पर एकदम साफ, खुर्र खुर्र, जैसे कोई दीवार के अंदर से उसे खुरच रहा हो। मैं नीचे झुका और अपना कान दीवार से लगा दिया। ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं लग रही थी। आवाज़ दीवार के अंदर से नीचे फर्श के पास से आ रही थी। और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सांस लेने की आवाज़ सुनी। वो किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान की गहरी धीमी सांसें थी। मैं झटके से पीछे हटा। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकलने ही वाली थी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दीवार के अंदर से किसी के चीखने की एक ऐसी वहशी और गुस्से भरी आवाज़ आई जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने आरव का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से खींचकर बाहर भागा। हम बगल वाले कमरे की तरफ दौड़े जहां हमारा छोटा बेटा विवान गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे आंखें खोलने का मौका भी नहीं दिया, बस उसे गोद में उठाया और भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी भी तरह प्रिया के पास ऊपर बरामदे में पहुंचना है। जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, मैंने जोर से प्रिया को आवाज लगाई। तभी मेरे पीछे से एक और चीख सुनाई दी, पर इस बार वो बहुत पास से आई थी। मैंने पलटकर देखा और मेरी सांसें अटक गईं। गलियारे के दूसरे छोर से एक आदमी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले और आंखों में एक वहशीपन था, हमारी तरफ दौड़ा आ रहा था। दोनों बच्चों को लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं लगभग गिर ही गया था, पर हम सही वक्त पर बरामदे में पहुंच गए। मैंने बरामदे का शीशे वाला दरवाजा जोर से बंद किया और उसके ठीक 2 सेकंड बाद वो आदमी पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया। धम! मुझे लगा शीशा टूटकर बिखर जाएगा। वो एक जंगली जानवर की तरह दरवाजे को नोचने और पीटने लगा। उसके मुंह से गालियां और अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर अपना शरीर टिका दिया और प्रिया से चिल्लाकर कहा, बच्चों को लेकर पुलिस को फोन करो। प्रिया ने कांपते हाथों से बच्चों के कान बंद किए और उन्हें पीछे खींच लिया। मेरी नजरें उस आदमी की आंखों में गड़ी थीं। वो पूरी तरह पागल लग रहा था। उसके हाथ पर खून और मिट्टी लगी थी, जिसे वो दरवाजे के शीशे पर पोत रहा था। मैं कितनी देर तक दरवाजा पकड़े रहा मुझे याद नहीं। 1 मिनट, 5 मिनट, वो पल सदियों जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी में कभी ना खत्म होने वाली ताकत हो। मेरे दिमाग में बस अपने परिवार को बचाने का ख्याल था। इससे पहले कि शीशा टूटता, पुलिस आ गई। वो शायद बंगले के साइड से अंदर आए थे। अचानक मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले घर के अंदर से उस आदमी की तरफ दौड़ रहे हैं, जो अभी भी दरवाज़ा पीट रहा था। एक ने उसे पीछे से दबोच लिया और दूसरे ने उसे काबू करने में मदद की। बाकी की रात धुंधली यादों जैसी थी। पुलिस उस आदमी को अपनी गाड़ी में ले गई। उन्होंने मुझसे पूरी घटना के बारे में पूछा। फिर हम सब ने मिलकर घर की तलाशी ली, ये पता लगाने के लिए कि वो आदमी दीवार के अंदर कैसे था और इतनी जल्दी बाहर कैसे आया।
तब एक खौफनाक राज सामने आया। आरव के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसे हमने कभी हिलाया नहीं था। उसके पीछे एक छोटा छिपा हुआ दरवाज़ा था जो एक अंधेरे तहखाने में खुलता था। यह तहखाना बंगले की नींव के साथ साथ बना हुआ था और उस तहखाने से बाहर निकलने का एक और गुप्त रास्ता बंगले के पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ था। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन बाद केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आदमी को चोर या डाकू नहीं था, वो बंगले के पुराने चौकीदार भैरव सिंह का बेटा था। भैरव सिंह सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनका बेटा, जो मानसिक रूप से बीमार था, यह मानता था कि यह बंगला उसका है। वो पिछले कई महीनों से उस तहखाने में रह रहा था। वो हमारे फेंके हुए खाने और पड़ोसियों के कूड़ेदान से खाना चुराकर गुजारा कर रहा था। उस रात वो हम पर हमला करने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में हम उसके नए घर में घुसपैठिए थे। उस गर्मी में हम फिर उस बंगले में नहीं गए, डर से नहीं बल्कि उस सदमे की वजह से। मैंने कारीगरों को बुलाकर उस तहखाने के रास्ते को पूरी तरह से सीमेंट से बंद करवा दिया। अब हम उस बंगले में दोबारा जाने लगे हैं, सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करते हैं। पर अब जब भी मैं उस शांत बरामदे में बैठता हूँ तो पहाड़ों की हवा में मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस होता है। वो घर अब सुकून की जगह तो है, पर उस सुकून